नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और साथ ही साथ पशुओं का प्रबंधन बरसात में कैसे करें। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपा माई। एक नजर डालते हैं आज के है खास कृषि समाचार में। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत मधुमक्खी पालन के लिए मिलेगा 90% तक का अनुदान। धान में तना छेदक कीट प्रबंधन के लिए फॉरमैन ट्रैप का करें इस्तेमाल। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में खेती के लिए रेन आउट शेल्टर है बेहतर तकनीक। किसान भाइयों, प्रदेश में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल मधुमक्खी पालक किसान भाई जो मधुमक्खी पालन व्यवसाय को विकसित करना चाहते हैं, इसके लिए सब्सिडी लेना चाहते हैं, वैसे मधुमक्खी पालक किसान भाइयों को राज्य सरकार एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत 75 से 90% तक का अनुदान मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करके मधुमक्खी पालक उच्च गुणवत्ता का शहद उत्पादन कर पाएंगे, जिससे उनकी आय में काफी वृद्धि होगी। मौसम में परिवर्तन के कारण खेती करने वाले किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा चुनौती उन किसानों के सामने है जो धान की खेती कर रहे हैं। धान की खेती में इन दिनों तना छेदक बीमारी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, जिसकी वजह से किसानों को धान की खेती में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को धान की फसल में तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए नाइट्रोजन युक्त रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना चाहिए। साथ ही जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस परजीवी कीट का उपयोग करें। कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगा सकते हैं या फिर बर्ड परचेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कीटों के नियंत्रण में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसानों के लिए अधिक फसल उत्पादन करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक भी इस चुनौती से निपटने के लिए नई नई तकनीक की खोज करते रहते हैं। ऐसी ही एक तकनीक है रेन आउट शेल्टर, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान उत्पादन के लिए बेहतर कारगर हो रहा है। रेन आउट शेल्टर कृषि की एक ऐसी तकनीक है जिसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में धान की खेती आसानी से की जा सकती है। दरअसल पॉली हाउस की तरह दिखने वाला रेन आउट शेल्टर पॉलीकार्बोनेट से तैयार किया जाता है, जो किसी भी मौसम में फसल को सुरक्षित रखने में कारगर है। शेल्टर के अंदर ही फसल की ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जाती है। रेन आउट शेल्टर में एक सेंसर लगा होता है जो बारिश होने की स्थिति में खुद को फसल को ऊपर से कवर कर लेता है और बारिश खत्म होते ही वापस अपने स्थान पर चला जाता है। इस तकनीक से खेती करने पर न केवल फसल उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि कीट व्याधि का खतरा भी कम हो जाता है। नींबू की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए नई तकनीक और उन्नत किस्मों का चयन बहुत ही जरूरी होता है। हम बात कर रहे हैं बीज रहित यानी सीडलेस नींबू की खेती के बारे में। किसान भाइयों, बाजार में आजकल बिना बीज वाले नींबू की मांग काफी बढ़ गई है। बाजार की मांग को देखते हुए अगर बीज रहित नींबू की खेती की जाए तो साधारण नींबू के मुकाबले अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। कम समय में बेहतर उत्पादन देने वाली किस्मों में कागजी, कलान, सीडलेस, लेमन, रंगपुर लाइन, विक्रम, प्रोमालिनी है, जिसका इस्तेमाल कर किसान भाई काफी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है। सब्जी, सूप और अचार के रूप में प्रयोग होने वाली फूल गोभी की मांग बाजार में सालों भर बनी रहती है। सफलता की आज की कड़ी में हम मिलते हैं वैशाली जिले के करताहा गांव के ऐसे ही एक सफल किसान जगदीश सिंह से, जिन्होंने 4 बीघे में फूल गोभी की खेती की है। जगदीश बताते हैं कि फूल गोभी की खेती में लागत का 3 से 4 गुना मुनाफा प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जगदीश अन्य सब्जियों की भी खेती करते हैं। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर।
आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में और जानते हैं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। टमाटर 4500 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 3600 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 4000 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल, की नेनुआ 2200 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। प्रदेश में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने कृषि समाचार के माध्यम से कृषि जगत की विशेष जानकारियां हासिल की। चलिए यहीं पे लेंगे एक छोटा सा विराम के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि फूलगोभी की खेती में पहले इसके बीजों की बुआई पौधशाला में की जाती है और पौधा तैयार होने के बाद इसकी रोपाई की जाती है। और फूलगोभी की बुआई के लिए अभी का समय भी उत्तम है। तो चलिए जानते हैं इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे करें हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महेश कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, हमारी ये लगातार कोशिश रहती है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपका जो आर्थिक उन्नति का मार्ग है वो बेहतर रूप से प्रशस्त हो सके। और आज इसी कोशिश में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ किसान भाइयों, फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो फूल गोभी जो हमारे किसान भाई आप लगाएंगे तो दशहरा के टाइम में बहुत उसका अच्छा मूल्य मिलता है। तो आज हमारा यही विषय है कि फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर महेश कुमार, जो सब्जी वैज्ञानिक हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जो फूल गोभी की खेती है तो सब्जी फसल में फूल गोभी की सर विशेषता क्या है? फूल गोभी गोभी वर्गीय में सब्जी में सबसे महत्वपूर्ण सब्जी के रूप में आता है। फूल गोभी की खेती किसान भाई के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि ये गोभी वर्गीय सब्जी में सबसे अच्छा स्थान रखता है। इसे जो है खाने वाले पदार्थ को हम सब कर्ड के नाम से जानते हैं, जो सफ़ेद कलर का होता है। उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन ए, विटामिन सी और बहुत सारे वैसे तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और हमारे शरीर के बढ़ाव के लिए आवश्यक हैं। ये मुख्यतः जो है रबी सीजन का सब्जी है। रबी सीजन में इसको ग्रो किए जाते हैं और ये तापमान के अनुसार इसका जो है बढ़वार होता है। इसके लिए उपयुक्त तापमान जो है 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। और ये सब्जियों में, गोभी वर्गीयों में, ये सब्जी का फूल गोभी में अच्छा महत्व है। सर, अभी जो हमारे किसान भाई अभी के समय में जो फूल गोभी लगाने का प्रयत्न करेंगे, जो कोशिश करेंगे, तो उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जलवायु, तापमान का तो आपने जिक्र कर दिया, मिट्टी और जलवायु किस तरह का होना चाहिए? जहाँ तक किसान भाई मिट्टी का सवाल है,
हमारे देश में विभिन्न तरह की मिट्टी हैं, लेकिन इसके लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है और जहाँ पे जल जमाव नहीं हो वो मिट्टी इसके लिए उपयुक्त माना गया है। और जलवायु का जहाँ तक ये शीतकालीन सब्जी फसल है और इसे सर्दियों में लगाया जाता है क्योंकि इसका ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन में हुआ है। मुख्यतः ये रबी सीजन में इस फसल को लगाते हैं, पर भारतीय जलवायु के अनुसार, विविध जलवायु के अनुसार बहुत सारे उन्नत प्रभेद हैं जिससे ये गर्मी के मौसम में भी इसको किसान भाई लगाते हैं। कि जो हमारे किसान भाई ज़्यादा और बेहतर पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं फूल गोभी की, तो ऐसी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनको लगा करके हमारे किसान भाई ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं फूल गोभी की? जैसे कि किसान भाई, मैंने आपको बताया है कि उन्नत किस्म जो है जलवायु और तापमान के अनुसार से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम सब अगेती, मध्य और पिछात नाम से किस्में जानते हैं। अगेती में ज़्यादातर किसान भाई को ज़्यादा मुनाफा मिलता है क्योंकि वो हमारे मेन जो पर्व त्यौहार के जैसे दशहरा में आ जाता है, छठ में आ जाता है, तो अगेती अग्रिम सबौर अग्रिम है, अर्ली कुंवारी है, अर्ली पटना है, ये जो है अर्ली जितने भी हैं, काशी कुंवारी है, ये जो है हम सब जुलाई और जून के महीने में इसका बिचरा गिरा देते हैं और जहाँ पे प्रतिरोपण का बात है उसे जो है अगस्त और सितंबर में इसका प्रतिरोपण भी करते हैं। अब आते हैं सर खेत की तैयारियों पर कि कई हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो बाज़ार से फूल गोभी का पौधा ला करके सीधे खेत में उसकी रोपाई कर देते हैं। तो रोपाई करने के समय खेत की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए? सबसे पहले जो भी पहले का फसल है उसको काट के और उसे खेत को मोल बोल प्लाव से गर्मी के समय में डीप प्लॉइंग करके खेत को छोड़ देना चाहिए धूप लगने के लिए। उसके बाद उस खेत में जो है फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर खाद है उसको मिला के 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की मात्रा से उसको रोटावेटर से उस खेत को अच्छी तरह से जोत देना चाहिए। उसके पश्चात एक हल्की सिंचाई जो है खेतों में लगा देना चाहिए क्योंकि फार्म यार्ड मैन्योर अच्छे तरह से आपके खेतों में जो है मिल जाए और जब वो खेत सूख जाता है तब उसे पाटा लगा के भुरभुरा कर लेना चाहिए, जिससे आप फूल गोभी की खेती जो है के पौध का प्रतिरोपण करें और जो अच्छी पैदावार तब मिलता है जब खेत अच्छा तैयार रहता है। सिंचाई पर ही सर हम बात कर लेते हैं कि फूल गोभी लगाने के बाद कितने दिनों के अंतराल पर हमारे किसान भाई सिंचाई करें? किसान भाई जैसे पौध अगर लगा देते हैं, ज़्यादातर किसान भाई शाम को पौधा का प्रतिरोपण करना चाहिए। शाम के पौधे लगाने पे ज़्यादा वो ये लेता है, उसमें बढ़वार अच्छा होता है। उसके बाद सिंचाई जो है हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए उसी समय प्रतिरोपण के बाद। मिट्टी की नमी को देखते हुए अगर गर्मी के समय में आप अगेती फसल ले रहे हैं तो 3 से 4 दिन के अंतराल के बाद आपकी सिंचाई करनी चाहिए। अगर बरसात में है तो बरसात में अगर नमी है खेत में तो ये 10 से 15 दिन के अंतराल पे भी आप जो है सिंचाई कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती में सबसे ज़्यादा देखने में कीट व्याधि का प्रकोप नज़र आता है, तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए हमारे किसान भाई कौन सा उपाय करें? सबसे पहले किसान भाई जैसे कीट व्याधि के लिए जो है हम कहेंगे आपको उन्नत किस्म का बीज का चयन करना चाहिए। उन्नत बीज अगर रहेगा, इनिशियल केस में बहुत सारे किसान भाई ये करते हैं कि अगेती बीज जो है पिछात में लगा देते हैं और पिछात बीज जो है अगेती में लगा देते हैं। इससे आपके खेतों में सिर्फ बढ़वार होता है और वो फलन नहीं आ पाता है, फूल नहीं आ पाता है, जिसके कारण आपका जो है पैदावार कम हो जाता है। तो सबसे पहले जो है प्रभेदों का, किस्मों का सही समय पे चुनाव करके उसका सही समय पे लगाना अति आवश्यक है। जैसे अगेती आप फसल लगा रहे हैं तो उसके लिए जुलाई अगस्त का महीना उपयुक्त है, और अगर मध्य में लगा रहे हैं तो अगस्त सितंबर में आपको सीड लगाना चाहिए, सोइंग करना, बुआई करना चाहिए। अगर आप पिछात लगा रहे हैं तो सितंबर से अक्टूबर के मंथ में आप उसकी बुआई कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारा कीट व्याधि जो है
उसका प्रकोप कम हो जाता है। वैसे इसमें मेजर कीट हैं डायमंड बैकमार्क, प्यूटेला, जैलोस्टेला, जो ज़्यादातर जो है फूलगोभी के पौधे को हार्म पहुंचाते हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि छोटी छोटी सावधानियां हैं, उनको अपना करके आप फूल गोभी की खेती की तैयारी में अभी से लग जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा और बेहतर लाभ प्राप्त होगा। इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि फूलगोभी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। चलिए इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बरसात का मौसम है और इन दिनों हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पशुओं के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि इन दिनों इनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि पशुओं को बरसात में प्रबंधन कैसे करें, और ये जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज कुमार रजक। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे बरसात के दिनों में पशुओं के प्रबंधन के बारे में। क्योंकि बरसात का दिन थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है, ज़्यादा रखरखाव पर ध्यान देना पड़ता है, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अच्छा हो, दूध उत्पादन अच्छा हो, पशु स्वस्थ रहें। तो इस विषय पर आज जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के सह प्राध्यापक डॉक्टर सरोज कुमार रजक जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि बरसात के दिनों में अपने पशुओं का क्या प्रबंधन करना चाहिए, क्यों प्रबंधन जरूरी है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम खेती किसानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और बरसात से बहुत सारे फसल जो है हमारे अच्छे होते हैं। लेकिन इन दिनों पशुपालन में एक समस्या आ जाती है। जो हमारे पशु हैं, दुधारू हो चाहे दूसरे तरह के पशु हो, उसमें बीमारियां बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। पशु जो है बीमार काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगते हैं, जिसके कारण उत्पादन जो है प्रभावित हो जाता है और हमारे पशुपालक भाई को बहुत सारा नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बरसात में आपको पशुओं को जो है अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा और कुछ प्रबंधन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको करना पड़ेगा, तभी आपके पशु जो है बीमारी से बचे रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बरसात में प्रबंधन की ज़रूरत है, तो हमारे किसान भाई किस प्रकार प्रबंधन करना शुरू करेंगे? उनके रखरखाव में, आहार व्यवहार में, क्या आवास में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? किस तरह का प्रबंधन करना चाहेंगे अपने पशुओं के लिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो हम प्रबंधन में आवास प्रबंधन पे आ जाते हैं। पशु का जो गौशाला है, आप ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पे बरसात का पानी जो है डायरेक्ट उसमें नहीं आता हो, यानी पशु को जो है भीगने से बचाना है। तो भीगने से बचाने के लिए अगर मान लीजिए आपका जो गौशाला का छत है, अगर वो टपक रहा है तो आप उसे ठीक करा लें। अगर कहीं से ऐसा जगह खाली पड़ा हुआ है जहाँ से बारिश का पानी यानी झटास आ रहा हो, तो आप उसे बंद करा दें ताकि पशु भीगने से बचे। दूसरा है, पशु को आप जो है इन दिनों पानी में चरने के लिए न छोड़ें, क्योंकि जब पशु भीग जाता है तो भीगने के बाद अड़ैया बुखार नाम की बीमारी उसको होती है। तो आपको इसका प्रबंधन का आपको देखना पड़ेगा। तीसरा जो है, भोजन में इन दिनों आपको पौष्टिक भोजन कराना श्रेयस्कर होगा और पानी में भीगा हुआ जो चारा होता है, खासकर पुआल जो होता है, वो आप बिल्कुल न पशु को खिलाएं, क्योंकि भीगा हुआ पुआल जो अगर कुछ दिन 1-2 दिन का अगर आप छोड़ देते हैं तो उसमें एक तरह का फंगस यानी फफूंद उग जाता है,
जिससे कि डेगनाला नाम की बीमारी जो है पशुओं को होता है, जिसमें पशु का जो है पूंछ वगैरह कट के जो है गिरने लगता है, कान वगैरह में भी कटने लगता है। तो पशु को जो है आप भीगा हुआ पुआल न खिलाएं। पशु को जो है जहाँ पे जल जमाव का क्षेत्र है वहाँ पे जो भी चारा उगा हुआ है या घास उगा हुआ है वो खाने न दें, क्योंकि उसमें भी एक तरह का परजीवी होता है, जिसके कारण पशुओं को लीवर फ्लूक नाम की बीमारी होती है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में छेरा रोग कहते हैं। जिसमें पशु को जो है काला बदबूदार गोबर करने लगती है और पशु को जो है लीवर में उसका जो है उसका कीड़ा उसको लीवर को खाने लगता है, जिससे पशु को भूख नहीं लगती है, जबड़े के नीचे सूजन होता है। तो इस तरह से पशु बहुत बड़ी समस्या में आपकी पड़ सकते हैं। तो पशु को आहार में आप पौष्टिक आहार दें, सूखा चारा दाना और हरा चारा जो भीगा हुआ न हो आप वैसा दें, और थोड़ा सा फैट की मात्रा आप बढ़ाएं इन दिनों, ताकि पशु को जो है ठंड लगने या फिर बरसात में जो उसकी इम्यूनिटी है वो बनी रहे। उसके लिए मल्टीविटामिन भी आप थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कुछ बीमारी के बारे में चर्चा की, तो क्या ये बीमारी ना हो इससे बचाव के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? और जो फैट देना है तो क्या क्या खिलाए ताकि पशुओं में फैट की मात्रा बनी रहे, स्तर एक अच्छा स्तर पे बना रहे? बरसात के दिन में दो बीमारी जो अत्यंत ही संक्रामक रोग है, एक है पहला HS जिसको हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया बोलते हैं, गलाघोटू रोग, और दूसरा है ब्लैक क्वार्टर यानी लंगड़ी रोग। तो ये दोनों बीमारी संक्रामक बीमारी है, और जब ये बीमारियां फैलती हैं तो बहुत सारे पशुओं की अचानक से मृत्यु होने लगती है। और बीमारी के लक्षण में तेज बुखार, गले में सूजन, पतला दस्त, ये सारी लक्षण जो है दिखने को मिलता है। तो सबसे बढ़िया बचाव है कि आप इसका टीकाकरण करा लें। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा टीकाकर्मी आते हैं और घर घर जो है पशुओं का टीकाकरण कराया जाता है। तो जब कभी टीकाकर्मी आपके द्वार पे आएँ तो अपने पशुओं को निश्चित रूप से टीकाकरण करा लें, तो आपका पशु जो है ये गलाघोटू लंगड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। दूसरा एक और बीमारी इस समय में आपके पशुओं को काफ़ी ज़्यादा होती है और अभी पशुपालक बहुत परेशान भी रहते हैं। उसका नाम है इफीमेरल फीवर, अर्थात अढ़ैया बुखार जिसको बोलते हैं, यानी सर्दी खांसी बुखार रहता है जो कि लगभग 2.5 दिन तक बना रहता है। तो अगर आप पशुओं को भीगने से बचा के रखते हैं तो ये बीमारी होगी ही नहीं। अगर हो भी गई तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर बुखार हो गया है तो बुखारनाशी दवा पैरासीटामोल वगैरह जो भी है देंगे, और अगर इन्फेक्शन जो है 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करता है तो आप पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क करेंगे, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक दवाएं चलेंगी और आपका पशु ठीक हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। कई बार हमारे किसान भाई गुड़ और तेल भी पिलाते हैं हमारे किसान भाइयों को, पशुओं को, तो क्या तेल पिलाना उचित है? जो सरसों का तेल या तीसी का तेल पिलाते हैं जो? देखिए, जब तक कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। सरसों का तेल एक्चुअली फ़ायदे होता है जब पेट में गैस हो जाता है पशु को। अगर गैस बन जाता है और उस समय आप सरसों का तेल थोड़ा सा पिला देते हैं, मालिश, या कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप देते हैं और उसके रूमेन के पास बाएं तरफ मालिश करते हैं तो गैस निकल जाता है। लेकिन हम बहुत सारे देखते हैं पशुपालक भाई अनावश्यक रूप से भी तेल पिलाते हैं, सरसों का कच्चा तेल जो है। तो ये मतलब हम लोग उसका राय नहीं देते हैं कि अनावश्यक नहीं पिलाएं। अगर पशु को पेट में गैस हो गया है तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं जो काफ़ी सेहत के लिए अच्छी है, आप वो दें। कच्चा तेल जो है नहीं पिलाएं। तो किसान भाइयों, आपने देखा बरसात में पशुओं के प्रबंधन के बारे में डॉक्टर साहब ने कितनी विस्तार से जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सुझावों से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अंक में कृषि से जुड़ी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर से मौजूद होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है